उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। वो पूछ रहे हैं कि सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या है। देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। इसमें अननोन क्या है, देखो 2π तो कांस्टेंट है, अननोन सिर्फ क्या बचा रेडियस। तो इन शॉर्ट आपको रेडियस निकालना है और आप 2π से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेडियस मैं इस सवाल में दोबारा निकाल देता हूँ रेडियस। आप सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखो। अच्छा ये याद रखना, मैं चैप्टर नंबर 8 में भी बताऊँगा, सर्किल की इक्वेशन जब भी आपके पास आए उसको पहचानने का तरीका ये होगा कि x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम ही साइन होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे और दोनों की सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम कोफिशिएंट होगा उनका, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो वही स्टेप करना है आपने, x² और y² का कोफिशिएंट आपने 1 करना है, तो हो जाएगा 19/45। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के कोफिशिएंट को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो हो जाएगा -30/45। इसी तरह अच्छा यहाँ आएगा y का कोफिशिएंट जो है इसको आप 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा f की वैल्यू आ जाएगी और कांस्टेंट आपको पता है 19/45 है। अगेन आपको रेडियस निकालना है, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, g² आपने करना है, तो 30/45। ये सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर जब आप कर रहे हैं तो फिर आप कर क्या करोगे, ये दोनों 3 से कैंसिल हो सकते थे। और फिर आप -c क्या होगा 19/45। तो यहाँ से आपके पास रेडियस क्या आ गया है √41/15। ये आपके पास रेडियस है, ठीक है, r की वैल्यू आ गई। आपको निकालना था सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, तो r को आप मल्टीप्लाई कर दो 2π से, तो ये आपके पास आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो 2π √41/15 ये आपके पास आंसर होगा। उसके बाद आपके पास 7 है और 7 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अ सर्किल हैविंग द ओरिजिन एज सेंटर, मतलब एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, टचेस द लाइन, वो इस लाइन को टच कर रहा है। जब ये टच का वर्ड पढ़ो तो इसका मतलब है कि बताया जा रहा है कि ये लाइन टेंजेंट है सर्किल के ऊपर, ठीक है। ये डाटा गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप रेडियस निकालो। तो अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊँ तो इस टाइप की कोई पिक्चर बनेगी कि ये आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ठीक है, ये सेंटर है ओरिजिन, मतलब सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 और एक लाइन है जो इस पर टेंजेंट है। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करना चाहो तो ये -6 और y2 इस टाइप की कोई लाइन बनेगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बस आप लोगों को ये चीज़ मतलब जहन में रखनी है कि लाइन टेंजेंट है। अब इधर बने कहीं भी बने, बस लाइन टेंजेंट है। जब लाइन टेंजेंट होती है तो इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। मतलब जब कोई लाइन टेंजेंट होगी, जिस पॉइंट पे वो सर्किल के टेंजेंट होगी उस पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। आप लोगों को पता है मतलब सर्किल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पिक करो, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस हमेशा सेम रहता है। तो जब कोई भी आप पॉइंट सर्किल के ऊपर पिक करोगे उसका डिस्टेंस सेंटर से लेके क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये टेंजेंट भी किसी सर्किल के पॉइंट पे ही होगा ना, मतलब सर्किल के किसी पॉइंट पे लाइन टेंजेंट होगी, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो इस सवाल में सेंटर से लेके लाइन तक का डिस्टेंस, देखो ये सेंटर है आपका, मैं आइसोलेट करता हूँ, ये सेंटर है आपका और ये एक लाइन है, ठीक है, सर्किल के इस पॉइंट पे, जो पॉइंट है मैंने इधर बनाया हुआ है। तो सेंटर से लेके लाइन तक का डिस्टेंस मैं डी से शो करता हूँ। सेंटर से लेके लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो अगर आप ये फाइंड कर लो कि सेंटर और लाइन के दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। और आपको करना क्या सवाल में, रेडियस ही निकालना है। तो अब सवाल आपका सिंप्लीफाई होकर ये हो गया है कि आप पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकाल लो, जो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक था। पॉइंट आपके पास क्या है 0,0 और लाइन आपके पास क्या है x - 3y + 6 = 0। फॉर्मूला आपके पास ये था कि किसी भी पॉइंट और लाइन के दरमियान किस तरह डिस्टेंस निकालोगे। यहाँ पे a और b क्या होगा, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, और x1 क्या होगा 0, इसी तरह y1 भी 0 होगा। तो x1 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ को कर देगा 0, इसी तरह y1 भी 0 है, ये भी पूरी चीज़ को 0 कर देगा। फॉर्मूला क्या बचेगा, c/a² + b²। c आपके पास क्या है, कांस्टेंट लाइन में 6 है, तो ऊपर आप 6 लिख दो। a क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है। b आपके पास क्या है -3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये हो जाएगा 6/2
√10। तो आपके पास जो रेडियस आ जाएगा वो 6/√10 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखो तो ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब 6/√10 के नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप कैलकुलेटर में लिखो 6/√10 तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 3√10/5, मतलब कैलकुलेटर भी आपको वो वाला आंसर नहीं दे रहा। तो इस वाले आंसर में ये एक्चुअल ए ऑप्शन है इसका। तो इसमें कैसे आप कन्वर्ट करोगे, उसका एक तरीका ये है कि आप इस तरह लिखो, मतलब ये जो 6 है इसको आप इस तरह लिख सकते हो ना, 6 का स्क्वायर और रूट। 6 को आप इस तरह लिखो 6 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, दोबारा 6 आ जाएगा। तो आपने कुछ चेंज नहीं किया, बस अपनी आसानी के लिए आपने लिखा है। 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब देखो रूट न्यूमरेटर के ऊपर भी है, रूट डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो आप एक साथ लिख सकते हो। जब इस तरह कर दोगे उसके बाद आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, इसको आप 2 से कैंसिल करो, ये 18 होगा और नीचे क्या आएगा 5 आ जाएगा आपके पास। तो ऊपर 18 और नीचे 5 आ जाएगा। फिर आप अलग कर लो इसको, ऊपर √18 हो जाएगा, नीचे √5 हो जाएगा। √18 को कैलकुलेटर से भी आप रैशनलाइज कर सकते हो। आप √18 लिखो तो कैलकुलेटर आंसर क्या दे रहा है 3√2, ठीक है। तो √18 किसके बराबर होगा 3√2 और नीचे क्या है √5। अगेन इसको आसानी के लिए फिर साथ लिख लो, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा जो इन्होंने लिखा है। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद 8 में आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। एक पॉइंट गिवन है और एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है और आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट निकालना है। ये टॉपिक ये होता है कि अगर आपके पास कोई सर्किल गिवन है और बाहर एक पॉइंट गिवन है, आपको पता है अगर बाहर कोई एक पॉइंट गिवन है तो उसे 2 टेंजेंट आप बना सकते हो और दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होंगे ना सर्किल के, ठीक है। तो टेंजेंट मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पूरा डिस्टेंस जो है ना ये कैसे निकलेगा। ये वाला डिस्टेंस सेम ही होगा, लेकिन इस वाले डिस्टेंस को आप निकालोगे कैसे। तो उसका फॉर्मूला होता है, मतलब इस वाले डिस्टेंस को मैं डी से शो कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो GFC की वैल्यू है और एक x1 y1 है। तो जो पॉइंट है ना इस सवाल में आपको क्या गिवन है 3,4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, पहली चीज़ तो हल हो जाएगी। ये GFC कैसे निकालोगे, जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है। मैं सर्किल की इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये सर्किल की इक्वेशन है। सबसे पहले तो अगेन आपको x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। किस तरह करोगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 3/2x हो जाएगा। अच्छा 4/2 होगा ना, तो 4/2 2 होता है, तो -2y आ जाएगा और इधर भी 7/2 हो जाएगा, डिवाइड कर दिए। अब आपको g की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया है, x का कोएफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसी तरह f की वैल्यू कैसे निकालोगे, y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे gf की वैल्यू आ जाए आपके पास, तो तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर c, और c क्या होता है जो कांस्टेंट गिवन है। जब ये सब वैल्यूज़ आपके पास आ जाएँ तो आप खुद मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हो या कैलकुलेटर से कर लो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। कैलकुलेटर से कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। x क्या है, x1 है 3, y1 क्या है 4, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़। रूट x1 आपके पास है 3, y1 आपके पास है 4, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई g आपके पास क्या है 3/4 लिख दोगे, मल्टीप्लाई 2gx1 है ना, तो x1 आपके पास 3 है, प्लस 2f आपके पास क्या है -1, मल्टीप्लाई y1 आपको बताया था 4 के बराबर है। फिर आखिर में क्या था प्लस c किसके बराबर है 7/2 के बराबर है। जब आप पूरी चीज़ कैलकुलेट करोगे तो आंसर में आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखो इन सब ऑप्शन में, इन तीनों ऑप्शन में 5 आपको नज़र नहीं आ रहा कि, तो इसका मतलब है इस वाले MCQs का ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। असल आंसर इसका 5 है, जो इस पर मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। उसके बाद 9 में आपको क्या लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज। देखो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को याद कर लो। अगर आपके पास सर्किल गिवन है तो पॉइंट 3 पोजीशन पे आ सकता है, या तो वो बाहर होगा, या वो सर्किल के ऊपर होगा, या वो सर्किल के अंदर होगा। अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते आप। कैसे टेंजेंट बनाओगे, जो पॉइंट सर्किल के ऊपर है उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा, ठीक है। और जो पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो सर्किल के बाहर है, उससे 2 टेंजेंट बनते हैं।
तो एक टेंजेंट आप इस तरह बनाओगे और एक टेंजेंट इस तरह बनाओगे, मतलब क्रॉस नहीं करेगी, टच करके जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा हुआ है, इस सवाल में पूछा था लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट सेगमेंट, मतलब इसका मतलब है पॉइंट बाहर ही होगा ना, तभी उसे 2 टेंजेंट सेगमेंट बन रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट ही बता रहे हैं कि बाहर एक पॉइंट है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर एक पॉइंट बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जो हमने 2 टेंजेंट बनाए हैं उनकी लेंथ क्या है। तो याद रखना थ्योरम आपके पास ये है कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट बनाओगे सर्किल के ऊपर, तो हमेशा उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये शो कर रहा है कि दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर लिखा हुआ द रेशो बिटवीन द मेजर ऑफ द रेडियन सेगमेंट एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। वो बोल रहे हैं रेशो क्या है रेडियल सेगमेंट और डायमीटर में। रेडियल सेगमेंट क्या होगा, बेसिकली रेडियस की बात की जा रही है, ये सेंटर है और ये आपके पास रेडियस है, तो इस पूरे सेगमेंट को हम रेडियल सेगमेंट बोल रहे हैं। तो एक ये है और एक डायमीटर है, इसी को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, या हाँ इसी को एक्सटेंड कर दो। तो ये पूरा आपके पास डायमीटर है और इतना आपके पास रेडियस है। आप लोगों को सब पता होगा कि डायमीटर जो है वो 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है। अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या होगा, 6 होगा। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर क्या होगा, 12 होगा। तो अगर आपने रेशो फाइंड करना हो, पहले उन्होंने पूछा है रेडियस सेगमेंट एंड डायमीटर, तो पहले रेडियल सेगमेंट आप लिखोगे फिर डायमीटर लिखोगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि रेशो बिटवीन डायमीटर एंड रेडियल सेगमेंट, तो पहले आप डायमीटर लिखो और फिर आप रेडियस लिखोगे। ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से लेट की हुई है। अच्छा, समझाने के लिए कि अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 होगा, रेडियस 6 है तो डायमीटर 12 होगा। अगर आपने रेशो निकालना है तो रेशो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखो। तो इन दोनों को जितना आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसी तरह ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो रेशो आपके पास हमेशा क्या आएगा, 1:2 होगा। इसका मतलब ये होगा कि डायमीटर जो है वो डबल होता है रेडियस के। तो रेशो आपसे पूछा गया था, रेशो आपके पास क्या है, 1:2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज डैश द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इसको याद रखना कि जब आप एक ट्रायंगल बनाते हो, एक कॉन्सेप्ट था जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, सर्कम सेंटर का। सर्कम सर्किल था और उसमें सर्कम सेंटर था। सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या थी कि ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। लेट कर लो ये वाली साइड है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट भी करे और 90 डिग्री भी बनाए साइड के ऊपर, ठीक है। इसी तरह इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट कर लो कहीं यहाँ पे होगा। इसी तरह इस वाली जो साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहीं यहाँ पे होगा। तो ये मिलेंगे, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर मिलेंगे। अगर आप डायग्राम सही तरीके से बनाओगे ना, तो ये तीनों सर्कम सेंटर जो हैं, ये जो हाइपोटेन्यूज जो है ना, इसके ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो सर्कम सेंटर होता है ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर होता है, और हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर लाई कर रहा होता है। लेट कर लो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये तीनों लाइनें जो हैं वो इस पॉइंट पे मिल रहे होंगे। ये डायग्राम मेरी एक्यूरेट नहीं बनी, और ये जो बाइसेक्टर निकाल के जब आप सही तरीके से बनाओगे तो आप नोट करना कि जो आपका सर्कम सेंटर आएगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। तो जो MCQ है ना, द मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर है, इन सर्किल नहीं होता, इन सर्किल की डेफिनेशन अलग होती है, ठीक है। और ये अगर आपने ख़ुद बनाना हो तो इसका आसान तरीका भी है कि सबसे पहले आप स्केल लेना और स्केल में इस वाली साइड को मेजर करना। लेट कर लो ये 5 है, तो स्केल से आप ढूंढना कि 2.5 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 2.5 और होगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन बना देना। इसी तरह इसको मेजर करना, जो इसकी मिड पॉइंट आ रहा होगा उस पर एक 90 डिग्री की लाइन बना देना, ठीक है। इसी तरह आप इसका मिड पॉइंट मेजर करोगे, देखोगे कि बाकी 2 लाइनें इसी पे मिल रही हैं, तो इस पर भी अगर आप तीसरी लाइन बनाओगे तो वो तीनों इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो चेक करने का भी ये तरीका होगा अगर आप चेक करना चाह रहे हो। ट्वेल्व में लिखा हुआ है द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासेस थ्रू डैश ऑफ द सर्किल। एक और थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है, सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड ये होता है जो सर्किल के 2 पॉइंट को मिला रहा होता है, ठीक है। जैसे इस वाले कॉर्ड की मैं बात करूँ, ये आपके पास एक कॉर्ड है, सर्किल के 2 पॉइंट को मिला रहा है। ऐसा कॉर्ड जो सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाए भी और सेंटर से भी पास करें, उसका स्पेशल नाम है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो सर्किल के 2 पॉइंट को मिला रहा है। तो थ्योरम ये है कि कोई भी आप एक कॉर्ड कंसिडर करो, अभी मैं डायमीटर की बात नहीं कर रहा, एक कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। लेट कर लो ये वाला कॉर्ड है, इसी तरह कि यहाँ भी एक कॉर्ड लेट कर लो। अगर मैं ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं,
मतलब इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस लाइन के ऊपर लेट कर लो, परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर है ना, ये सर इस कॉर्ड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे टच कर रहा होगा, मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं ये सेंटर जो है इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये जिस पॉइंट से मिल रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। तो इस थ्योरम को डिफ़ाइन करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप, मतलब थ्योरम की मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसके मिड पॉइंट से पास करेगा। एक तो आप थ्योरम को इस तरह बोल सकते हो। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, मतलब इसी थ्योरम को समझाने का दूसरा तरीका क्या है, ये कॉर्ड बना लिया आपने और ये आपके पास सेंटर है। समझाने का तरीका ये है कि स्टेटमेंट क्या है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। मतलब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर होता है ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट भी करे और किस एंगल पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। तो इस कॉर्ड का आप राइट बाइसेक्टर बनाओ, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालो, ये मिड पॉइंट है, और इस पे आप एक 90 डिग्री की लाइन बना दो। ये लाइन जो है ये राइट बाइसेक्टर कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे ये मतलब इसको क्रॉस कर रही है और किस पॉइंट पे कर रही है, मिड पॉइंट पे, मतलब बाइसेक्ट कर रही है इसको। तो स्टेटमेंट दूसरी ये भी आप बोल सकते हो कि जो कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास कर रहा है। दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो कॉर्ड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, मतलब किसी भी कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। तो एक ही स्टेटमेंट है जिसको दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो उसी में से दूसरा तरीका जो है ना वो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, मतलब पूछा हुआ है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।